हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे बीएचयू यूनिवर्सिटी में लगे हुए स्नातक के जो आपका स्नातक लगा हुआ है एमए हिंदी, यानी कि उसमें आपके द्वितीय सेमेस्टर के जो पेपर होते हैं उसमें आपका छाया वादोत्तर काव्य एक लगा हुआ है विषय। वहाँ से आपके लिए प्रश्न जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी आपकी पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम बारीकी से यहाँ देखेंगे, क्योंकि आपकी इस क्लास में आपको यहाँ से 10 अंक, कम से कम 10 से ज़्यादा भी अंक आपको उस अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न वो प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्रों। क्लास में अंत तक जुड़े रहिए मित्रों। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक क्लास की आपको समय से नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप अपनी क्लास का इससे अपनी परीक्षा के लिए बहुत बहुत लाभ उठा सकेंगे। चलिए मित्रों, क्लास की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे छाया वादोत्तर काव्य। जो छाया वादोत्तर काव्य है, इस छाया वादोत्तर काव्य में जो भी प्रश्न आपके पीवाईक्यू प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे एक एक बिंदु के साथ, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में मैंने बताया जैसे कि 10 अंक होने वाले हैं। तो मित्रों चलिए हम देखते हैं एक एक अंक जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। जो आपका छाया वादोत्तर काव्य है इसे हम शुक्लोत्तर युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्लोत्तर युग भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब रामचंद्र शुक्ल का 1942 में निधन होता है तो 1936 से 1947 के बीच का दौर है। जो छाया वादोत्तर काव्य है इसका समय है 1936 से 1947 के दौर का समय है। और यहाँ से ही देखेंगे तो आप जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ है, आपका प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत ताल्लुक रखता है। और इससे पहले जो रहा है आपका छायावाद का समय आपको पता ही है 1918 से 1936 का उनका समय है उस समय का। तो इस तरह से देखें तो ये जो छाया वादोत्तर काव्य है इसका जो समय हुआ 1936 से 1947 ईस्वी, और इसे हम शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों अब प्रश्न देखते हैं आपकी परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो है क्या है? देखिए, बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर, ये कविता है, इसे आप ध्यान रख लीजिए। किसकी कविता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर कविता में किस पाकिस्तानी कवि का उल्लेख है? देखिए जो बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर ये कविता है, इसमें कविता में पूछा गया है कि कविता में किस पाकिस्तानी कवि का उल्लेख हुआ है। तो इस देखिए जो कविता है इसमें उल्लेख हुआ है इसका अहमद फराज, एक हैं पाकिस्तानी शायर हैं, कवि हैं जिनका नाम है अहमद फराज। इनका इस बर्लिन की टूटी हुई दीवार में इस कविता में उनका उल्लेख हुआ है। और देखिए बर्लिन की टूटी हुई दीवार ये क्या है? ये जो उस समय की 1961 में इस जो बर्लिन की टूटी जो दीवार है इसको शुरुआत होती है। इसकी कब होती है? बर्लिन की टूटी दीवार की शुरुआत होती है 1961 में, और 1989 ईस्वी में 1989 से 90 के दशक में इस दीवार को तोड़ दिया जाता है। ये आपके लिए बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट दो बिंदु रह सकते हैं, क्योंकि आप परीक्षा में जब लिखेंगे तो वहाँ पे आप इसका जिक्र कीजिएगा। जो है आपकी बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर, इसकी तो शुरुआत होती है 1961 ईस्वी में, और इसका जो बस तोड़ दिया जाता है 1989 ईस्वी में से तोड़ दिया जाता है। तो इस बर्लिन की टूटी हुई दीवार को देखकर इसमें जो पाकिस्तानी कवि हैं कौन है? वो कवि हैं वो है अहमद फराज। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। तो चलिए मित्रों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? अगला प्रश्न पूछा गया है, अंधेरे में, कविता है अंधेरे में मुक्तिबोध की, अंधेरे में कविता में किस वैदिक ऋषि का उल्लेख हुआ है? देखिए जो अंधेरे में ये कविता है मुक्तिबोध की कविता है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। और इस कविता में पूछा गया है कि कविता में किस वैदिक ऋषि का उल्लेख हुआ है? तो वह है सुनहशेप का। किसका? सुनहशेप का। इसमें वैदिक ऋषि जो कौन है? सुनहशेप। इस अंधेरी कविता में उनका उल्लेख हुआ है। और देखिए सुनहशेप हैं, उनके पिता का नाम था अजीत गर्त। ये आपको ध्यान देना है। क्या? अजीत गर्त, ये इनके पिता का नाम था, ये विशेष ध्यान देना है। देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्या है? शेष अशेष और जब, देखिए प्रश्न है शेष अशेष और जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे किस कवि की असंकलित रचनाओं के संग्रह हैं? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। क्या? शेष अशेष और जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे किस कवि की असंकलित रचनाओं के संग्रह हैं? देखिए ये है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो ये जो संकलित हैं असंकलित जो कविताएं हैं रचनाएं हैं जो जिसका नाम है शेष अशेष और जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, दो है ये ध्यान देना है। क्या है? शेष अशेष और एक और है जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे। ये किसका है? असंकलित ये रचनाएं हैं किसकी? मुक्तिबोध की हैं। ये आप ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आगे पिछली वर्ष प्रश्नों में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न पूछा गया आपको, पंक्तियां दी गई हैं। क्या है? पंक्तियां देखिए, घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश, पहले की
पहले की ही तरह आज भी मेरा कारागार है। किस कविता की पंक्तियां हैं, किस कवि की हैं? ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, क्या घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की ही तरह आज भी मेरा कारागार है। ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो कविता की पंक्ति है ये है पटकथा से। किससे हैं? पटकथा से हैं। और ये पटकथा लिखी गई है धूमिल के द्वारा। किसके? धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो किसकी है? घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है। तो ये पंक्तियां हैं किसकी हैं? पटकथा से ली गई हैं और ये धूमिल की पंक्तियां हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न मित्रों आपसे पूछा गया है, वो प्रश्न है कि नागा अर्जुन की किस कविता में, नागा अर्जुन की किस कविता में विनोबा विनोबा का उल्लेख हुआ है? देखिए अब मैं बता दूं, जो नागार्जुन है उनकी जो कविता है वो है शासन की बंदूक, ठीक है। सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कविता है शासन की बंदूक। इसमें क्या है, जो ये एक देखिए ये कांग्रेसी नेता रह सकते हैं और एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में आए हैं। क्या? विनोबा। विनोबा कौन है? एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जो कि नागार्जुन की जो कविता है शासन की बंदूक उसमें इनका उल्लेख हुआ है। और इन्हें देखिए सरकारी संत भी बोला जाता है, सरकार का संत। और कांग्रेसी ये पक्षपाती थे उस समय में, ठीक है, कि शासन की बंदूक। और देखिए जो शासन की बंदूक है ये नागार्जुन की जो कविता है ये दोहा छंद में लिखी गई है। किसमें? दोहा छंद में लिखी गई है, ये आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। किसमें? दोहा छंद में लिखी गई है शासन की बंदूक। तो शासन की बंदूक जो ये कविता है नागा अर्जुन की, इसमें किसका उल्लेख हुआ है? इसमें हुआ है विनोबा। विनोबा जो कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और इस जो ये कविता है शासन की बंदूक ये दोहा छंद में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, अज्ञेय को साहित्य अकादमी सम्मान किस पुस्तक पर प्राप्त हुआ? जो अज्ञेय है, अज्ञेय को पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर उन्हें मिला है? तो वो मिला है उनके आंगन के पार द्वार। देखिए आंगन के पार द्वार 1964 में ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अज्ञेय को किस पर? आंगन के पार द्वार, ये आपको विशेष ध्यान देना है। 1964 ईस्वी में इनको क्या है? आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में होता है, ये आप ध्यान दीजिए। अज्ञेय के 3 उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या हैं? एक तो देखिए शेखर एक जीवनी जो कि 1941 में आता है, जिसका दूसरा भाग 1944 में आता है। एक है नदी के द्वीप जो कि 1951 ईस्वी में आता है। और तीसरा है वो है आपका अपने अपने अजनबी, वो आता है 1961 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए मित्रों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शमशेर की कविता में इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकला के प्रभावों को पहली बार कवि आलोचक ने रेखांकित किया। देखिए इसमें पूछा गया है जो शमशेर की जो कविताएं हैं उनमें इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकला के प्रभावों को पहली बार कवि और आलोचक ने रेखांकित किया है। किस आलोचक ने रेखांकित किया है? शमशेर की कविताओं में। तो वो किसने किया था? वो किया था गजानन माधव मुक्तिबोध ने, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने शमशेर की कविताओं में इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकला के प्रभावों को पहली बार आलोचक ने रेखांकित किया। वो किसने किया था? वो किया था मुक्तिबोध ने, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है आपसे, अगला प्रश्न की बात करें वो है अज्ञेय। अज्ञेय व्यक्तिवादी नहीं व्यक्तित्ववादी हैं, यह किसका कथन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अज्ञेय व्यक्तिवादी नहीं व्यक्तित्ववादी हैं, ये कथन है आपका डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये आपका 1986 ईस्वी में आता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने ये अज्ञेय के संबंध में कहा है कि अज्ञेय व्यक्तिवादी नहीं व्यक्तित्ववादी हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे मित्रों, वो है नई कविता और अस्तित्ववाद। नई कविता और अस्तित्ववाद अथवा कविता के नए प्रतिमान। क्या है? नई कविता और अस्तित्ववाद और कविता के नए प्रतिमान। ये जो लेखक हैं इनके लेखक के नाम बताने हैं, क्या है? देखिए नई कविता और अस्तित्ववाद, ये जो बुक है, ये पुस्तक है, ये तो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। विशेष ध्यान दीजिएगा कि नई कविता और अस्तित्ववाद ये किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। और कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान ये है डॉक्टर नामवर सिंह। यह डॉक्टर नामवर सिंह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको डॉक्टर नामवर सिंह को ही कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान देना है कि नई कविता और अस्तित्ववाद डॉक्टर रामविलास शर्मा, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न की बात करें वो है कि कल सुनना मुझे किस कवि का कविता संग्रह है? कल सुनना मुझे किस कवि का कविता संग्रह है? तो ये देखिए ये है आपका, देखिए
पूछा गया है, ये धूमिल हैं सुदामा पांडे धूमिल का कल सुनना मुझे, ये उनका कविता संग्रह है और इसी कविता संग्रह पर उनको 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा सुदामा पांडे धूमिल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कब मिला। तो साहित्य इसमें देखिए धूमिल को 1979 ईस्वी में उनकी रचना है कविता संग्रह कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे इस कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 ईस्वी में मिला। आप ये ध्यान रखिए धूमिल को, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया है शासन की बंदूक। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने पहले बताया प्रश्न में उत्तर बता दिया है इसका, ये वही प्रश्न पूछा गया है। शासन की बंदूक किस पारंपरिक छंद में लिखी गई है। देखिए इसकी तो छंद शैली है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। जो कविता लिखी गई है शासन की बंदूक, ये किस शैली की है, ये छंद शैली की कविता है। और किसकी कविता है, ये है नागा अर्जुन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नागा अर्जुन, क्योंकि शासन की बंदूक है जो कि एक पारंपरिक छंद में लिखी गई है, वो है आपका दोहा छंद। किसमें, दोहा छंद में लिखी गई है, क्योंकि पंक्तियां आती हैं, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक। यहाँ पे देखिए सत्य और अहिंसा, ये किसके, महात्मा गांधी के ये दोनों मंत्र हैं। तो इसमें विशेष रूप से बहुत ही तार्किक और यथार्थ रूपी ये कविता है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। दोहा छंद में लिखी हुई शासन की बंदूक, ये किसके, नागा अर्जुन की कविता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया था असाध्य वीणा। असाध्य वीणा कविता में वीणा की रचना किसने की थी। देखिए असाध्य वीणा जो कविता है इसकी, इसमें जो एक वीणा है उसकी रचना किसने की थी, ये आपको विशेष रूप से पता रहना चाहिए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है पिछले वर्षों में, ये आपसे कम से 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि असाध्य वीणा कविता जो उसमें जो वीणा है, वीणा की जो रचना किसने की थी, वो की थी वज्र कीर्ति नामक कृक्ष साधक ने। किसने की थी, वज्र कीर्ति नामक कृक्ष साधक ने की थी। ये आपको विशेष ध्यान देना है, कौन है, वज्र कीर्ति नामक कृक्ष साधक, ठीक है। अब देखिए जो असाध्य वीणा है जो अज्ञे की है, और अज्ञे के ये किस कविता संग्रह में संकलित है, ये आपको पता रहना चाहिए। असाध्य वीणा कविता आंगन के पार द्वार इस कविता संग्रह में संकलित है। और देखिए आंगन के पार द्वार पर ही अज्ञे को 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है वो है शमशेर की मूल प्रवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। तो ये देखिए ये प्रश्न भी आपसे पहले पूछा गया है, कुछ घुमा के भाषा चेंज कर दी थी, बस आप उसमें 2 शब्दों को पकड़ लीजिए, क्या है, क्या है, ये हैं आपके इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार, ठीक है। अगर आपसे शमशेर के बारे में इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की बात कर रहा है तो वहाँ पे उसका उत्तर हमेशा क्या होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। यानी मुक्तिबोध ने शमशेर के बारे में कहा है कि शमशेर की मूल प्रवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है, ठीक है। क्योंकि शमशेर एक चित्रकार, क्या है, एक चित्रकार थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बिंदु ये वाला, ठीक है। आगे देखिए अगला आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पाठ्यक्रम के कौन से कवि किसी सप्तक में शामिल नहीं है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए बाकी जितने भी कवि लगे हुए हैं लगभग सभी हैं जो उसमें तार सप्तक में संकलित हैं, शामिल हैं उसमें। और एक कवि ऐसा कौन सा है जो आपके तार सप्तक है उसमें शामिल नहीं है, वो है आपके नागार्जुन। नागार्जुन है जो पाठ्यक्रम में लगे हैं, और उनमें से ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जो कि किसमें, तार सप्तक में शामिल नहीं है। अब देखिए तार सप्तक की बात करें, जो प्रथम तार सप्तक आता है वो आता है 1943 ईस्वी में। यहीं से क्या होता है, प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। और प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं हम देखें तो कौन है, अज्ञे हैं। अज्ञे ने 1943 में ही प्रयोगवाद की का इनको प्रवर्तक बनाया जाता है, वहीं से प्रयोगवाद के ही दौर के साथ में और इसके तार सप्तक की शुरुआत होती है। तो हम देखेंगे कि तार सप्तक में आए हुए कवि हैं, उनका हम नाम देख लेते हैं कौन कौन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैंने इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप याद कर लेंगे तो आसानी से हर एक परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न बनता है, वो भी क्रम से। तो यहाँ से आप क्रम से उनका क्रम भी लगा पाएंगे। वो है, ट्रिक का नाम है आराम पीजी ने भा। क्या है, आराम पीजी ने भा। तो देखिए आराम से, देखिए आ से होगा आपका किसके, अज्ञे होंगे, रा से राम विलास शर्मा होंगे, म से मुक्तिबोध यानी आराम, अ से अज्ञे, रा से राम विलास शर्मा, म से मुक्तिबोध, पीजी में प्रभाकर बांचवे, जी से गिरजा कुमार माथुर, ने से नेमीचंद्र जैन, भ से भारत भूषण अग्रवाल। तो ट्रिक का नाम क्या हुआ, आराम पीजी ने भा, ठीक है। ये हुए आपके प्रथम तार सप्तक में संकलित कवि। कौन कौन आते हैं, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। और ट्रिक याद रख लीजिए, आराम पीजी ने भा, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए नागार्जुन को तार सप्तक में शामिल नहीं किया गया है, ये आप याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वो अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविताओं पर अस्तित्ववादी प्रभावों को पहली बार किस आलोचक ने रेखांकित किया। देखिए ये भी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मुक्तिबोध है अस्तित्ववादी यथार्थवादी कवि के रूप में देखे जाते हैं। क्योंकि मुक्तिबोध की कविताओं पर
अस्तित्ववादी प्रभावों को पहली बार किस आलोचक ने रेखांकित किया? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है पिछली वर्षों में। तो किसने किया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है नई कविता और अस्तित्ववाद। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये आपसे पहले भी प्रश्न पूछा गया है किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा की है। इसी रचना में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जिक्र किया है कि मुक्तिबोध की कविताओं पर अस्तित्ववादी प्रभावों को पहली बार उन्होंने क्या किया है? रेखांकित किया है। ये आपको ध्यान देना है, किसने? रामविलास शर्मा ने। उनकी रचना का नाम है नई कविता और अस्तित्ववाद। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि केदारनाथ सिंह की कविता में एक पाकिस्तानी शायर का उल्लेख हुआ है, किसका हुआ है? अब ये आपको बताना है। देखिए पहला ही प्रश्न था कि बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर, बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर किस कवि का उल्लेख हुआ है? वो भी पाकिस्तानी का। वो मैंने आपको बताया था किसका हुआ था? अहमद फराज। अहमद फराज का इसमें कविता में उल्लेख होता है। ये एक पाकिस्तानी शायर हैं। देखिए बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर केदारनाथ सिंह की ये कविता है। ठीक है, इसमें क्या है मैं बता दूं आपको, 1961 ईस्वी में ये दीवार है जो इसमें नाम आया है, ये दीवार को इसकी शुरुआत होती है केवल 1961 ईस्वी में, और 1989 से 1990 के दशक में इस बर्लिन की टूटी दीवार को क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। ये आप दो बिंदु याद रख सकते हैं। ठीक, तो बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर किसकी कविता है? केदारनाथ सिंह की है। और इसमें किस पाकिस्तानी शायर का उल्लेख हुआ है? अहमद फराज का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वो है नागार्जुन रचनावली का संपादन किसने किया? अब देखिए नागार्जुन रचनावली का संपादन किसने किया? देखिए नागार्जुन के पुत्र थे शोभाकांत। शोभाकांत किसके? नागार्जुन के पुत्र हैं। उन्होंने क्या किया? नागार्जुन रचनावली का संपादन किया। और ये जो क्या है 7 खंडों में है, ये आपको ध्यान देना है। जो नागार्जुन रचनावली है ये 7 खंडों में है और इसका शोभाकांत ने संपादन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि धूमिल के कविता संग्रह का नाम लिखिए जिसमें उनके मूल नाम प्रयोग हुआ है। देखिए सुदामा पांडे धूमिल हैं, उनके जो कविता संग्रह का नाम बताना है जिसमें उनका मूल नाम प्रयोग हुआ है। तो देखिए संसद से सड़क तक, जो संसद से सड़क तक है ये उनका कविता संग्रह है। इसमें सुदामा पांडे धूमिल का नाम इसमें आया हुआ है, क्योंकि एक लुप्त रूप में आया है। लुप्त रूप में बोले तो एक तरह से मूक अवस्था में, ठीक है, मौन अवस्था में आया है धूमिल का। ये आप विशेष ध्यान रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि सदा नीरा क्या है? सदा नीरा किस की संपूर्ण कविताओं का संकलन है? ये प्रश्न है कि सदा नीरा किस की संपूर्ण कविताओं का संकलन है? ये वो है किसके? अज्ञेय का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय है, इनकी कविताओं का जो संपूर्ण कविताएं, सभी कविताएं, उनका संकलन एक किस नाम से किया गया? वो किया गया सदा नीरा नाम से। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए अगला है, अगला पूछा गया है शमशेर की शमशेरियत। अगला प्रश्न है शमशेर की शमशेरियत नामक निबंध किस आलोचक का है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि शमशेर की शमशेरियत किस आलोचक का निबंध है? ये है डॉक्टर नामर सिंह का। अब देखिए शमशेर की शमशेरियत, ये निबंध तो हुआ डॉक्टर नामर सिंह का। इसको देखिए शमशेर बहादुर सिंह को उनको शमशेरियत किसने कहा था सबसे पहले? वो कहा था विष्णु खरे ने। ये विशेष ध्यान दीजिए कि शमशेर को शमशेरियत किसने कहा था सबसे पहले? विष्णु खरे ने कहा था। और उन्हीं को ही अपनाते हुए डॉक्टर नामर सिंह ने एक निबंध भी लिखा था कि शमशेर बहादुर सिंह पर शमशेर की शमशेरियत। ये आपको विशेष ध्यान देना है, डॉक्टर नामर सिंह का ये निबंध है शमशेर की शमशेरियत। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह के प्रथम 2 कविता संग्रहों के नाम लिखिए। देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है शमशेर बहादुर सिंह के प्रथम 2 कविता संग्रहों के नाम लिखिए। इसमें देखिए पहला होगा कुछ कविताएं। कुछ कविताएं मतलब कि पहले शुरुआत में कुछ कविताएं लिखी होंगी, इस नाम से उन्होंने कुछ कविताएं। 1956 में इनका प्रथम ये कविता संग्रह है। ध्यान दीजिए प्रथम कविता संग्रह है कुछ कविताएं, और दूसरा है कुछ और कविताएं। 1961 ईस्वी में आता है कुछ और कविताएं। ठीक है, और फिर इसके अगले बाद है चुका भी नहीं हूँ मैं। क्या है? चुका भी नहीं हूँ मैं, 1975। देखिए 1975 में शमशेर बहादुर सिंह हैं, इनको 1977 में ही इसी पर चुका भी नहीं हूँ मैं, इस पर 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ये आप ध्यान देना है। ठीक है, अगला कविता संग्रह है बात बोलेगी, 1981 ईस्वी। कब है? बात बोलेगी 1981 ईस्वी। और देखिए काल तुझसे होड़ है मेरी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, काल तुझसे होड़ है मेरी, 1988 ईस्वी। ये हुए शमशेर बहादुर सिंह के कुछ कविता संग्रह, और इसमें प्रथम कविता संग्रह है उनकी कुछ कविताएं, जो कि 1956 ईस्वी में आता है। ठीक है, और शमशेर को चुका भी नहीं हूँ मैं, इस पर 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, देखें तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो अगला प्रश्न था आपका, ये देखिए प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है? वो पूछा गया है
तौलस्ताय तौलस्ताय और साइकिल के बाद केदारनाथ सिंह का कौन सा संग्रह प्रकाशित हुआ, ये आपको वैसे ध्यान देना है। जो तौलस्ताय और साइकिल, ये 2005 में इनका ये कविता संग्रह आता है, किसका? केदारनाथ सिंह का। ये आप ध्यान देना, केदारनाथ अग्रवाल अलग हैं, केदारनाथ सिंह है ये। केदारनाथ सिंह का तौलस्ताय और साइकिल, ये 2005 में इनका कविता संग्रह आता है। इसके बाद जो आने वाला जो कविता संग्रह का नाम है वो आपसे पूछा गया है, वो क्या है? वो है सृष्टि पर पहरा। क्या है? सृष्टि पर पहरा 2014 ईस्वी में आता है। ये ध्यान दीजिए, 2014 में आता है। कब आता है? 2014 में, कि सृष्टि पर पहरा, ये तौलस्ताय और साइकिल, इसके बाद आने वाला क्या है? कविता संग्रह है। ये आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, केदारनाथ सिंह से संबंधित कुछ और रचनाएं हैं उनकी हैं कि अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी में आती है। जमीन पक रही है, जमीन पक रही है 1980 ईस्वी। अब देखिए एक और है, अकाल में सारस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अकाल में सारस ये रचना तो हुई थी 1988 ईस्वी में लिखी थी अकाल में सारस। इस पर ये कविता संग्रह है अकाल में सारस। इसी पर 1989 ईस्वी में, कब? 1989 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, केदारनाथ सिंह को, अकाल में सारस इस कृति पर। ठीक है, 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है केदारनाथ सिंह को। ठीक है, अब देखिए जो तौलस्ताय और साइकिल है, इसके बाद जो प्रकाशित होने वाला उनका कविता संग्रह है उसका नाम क्या था? वो है सृष्टि पर पहरा, 2014 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की रचनावली। क्या है? मुक्तिबोध की रचनावली का संपादन किसने किया? देखिए मुक्तिबोध है गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी जो कविताएं हैं उनका एक संग्रह बनाया गया है। क्या है? मुक्तिबोध की रचनावली। मुक्तिबोध की रचनावली इस नाम से उनकी कविताओं का संग्रह बनाया गया। इसका संपादन किसने किया था? वो किया था नेमी चंद्र जैन ने। कब किया था? 1980 ईस्वी में किया। क्या, किस नाम से? मुक्तिबोध की रचनावली, 1980 ईस्वी में नेमी चंद्र जैन ने। ये आप ध्यान देना है। ठीक है, तो मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनका जो संकलन बनाया गया है, संपादन किया नेमी चंद्र जैन ने 1980 ईस्वी में, मुक्तिबोध रचनावली के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे समय के शब्द। क्या? मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत। मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत किस कवि की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं? आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत, ये किसके हैं? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की ये दोनों आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें और देखिए उनकी आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी हैं केदारनाथ सिंह की? कल्पना और छायावाद, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कल्पना और छायावाद। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। देखिए केदारनाथ सिंह ने अपना जो पीएचडी जो शोध कार्य किया था आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, इस पर इन्होंने अपना पीएचडी शोध कार्य किया। ये भी इनका आलोचनात्मक जो निबंध है, यानी उनका शोध है। और मेरे समय के शब्द, ये हुआ ये हुई इनकी आलोचनात्मक रचनाएं। क्या क्या? मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, ये केदारनाथ सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं हैं, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये है अंधेरे में। मुक्तिबोध की रचना है, वो कविता है अंधेरे में। उस कविता से प्रश्न पूछा गया है, क्या है? देखिए अंधेरे में कविता में किस ऐतिहासिक व्यक्ति को काव्यवाचक पिता, क्या काव्यवाचक पिता कहकर संबोधित किया गया है? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अंधेरे में कविता है इसमें किस ऐतिहासिक व्यक्ति को काव्यवाचक पिता कहकर संबोधित किया है? तो किसको किया है? बाल गंगाधर तिलक को। ये आप ध्यान देना है, बाल गंगाधर तिलक को अंधेरे में इस कविता में ऐतिहासिक व्यक्ति है, इसको जो काव्यवाचक पिता कहकर क्या संबोधित किया गया है? किसको? बाल गंगाधर तिलक को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, पुरानी जूतियों का कोरस। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है। 1983 में पुरानी जूतियों का कोरस किस कवि का संग्रह है? किसका है? ये नागा अर्जुन का संग्रह है, कविता संग्रह। तो इसमें पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी में लिखी गई है और ये नागा अर्जुन द्वारा लिखी हुई ये कविता संग्रह है उनका, जूतियों का कोरस, नागार्जुन 1983 ईस्वी। तो अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि धूमिल के कविता संग्रह का नाम लिखिए जिसमें उनके मूल नाम का प्रयोग है। देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। धूमिल के कविता संग्रह का नाम लिखिए जिसमें उनके मूल नाम का उनका नाम का प्रयोग हुआ है। किसका? वो कौन सी कविता है उनकी? वो है आपका कविता संग्रह संसद से सड़क तक। इसमें सुदामा पांडे धूमिल का जो मूल नाम है उसमें क्या हुआ है? उसमें आया हुआ है, किसमें? मौन अवस्था में आया है, ये आप ध्यान देना है। संसद से सड़क तक धूमिल के कविता संग्रह का नाम है, लिखिए जिसमें क्या है? उनके मूल नाम का जिक्र हुआ है, उनका प्रयोग हुआ है। तो वो क्या है? संसद से सड़क तक। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, केदारनाथ सिंह की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थीं? तो केदारनाथ सिंह हैं, उनकी कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थीं? ये तीसरे सप्तक में प्रकाशित हुई थी। देखिए केदारनाथ सिंह है, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं और मैं बता दूं तीसरा सप्तक आता है 1959 ईस्वी में। तो पहला कब आता है? 1943 में आता है, दूसरा सप्तक आता है 1951 ईस्वी में, और तीसरा सप्तक आता है 1959 ईस्वी में, और चौथा सप्तक आता है आपका 1979 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, केदारनाथ सिंह के प्रथम संग्रह का नाम लिखिए। देखिए जो केदारनाथ सिंह वो सॉरी नागार्जुन है, नागार्जुन से प्रश्न पूछा गया है। कौन सा नागार्जुन से प्रश्न पूछा गया है? नागार्जुन के प्रथम संग्रह का नाम लिखिए। तो नागार्जुन के जो प्रथम संग्रह है उसका नाम क्या है? वो है आपका युगधारा। क्या है? युगधारा। तो नागार्जुन के प्रथम संग्रह का नाम है क्या है? युगधारा, जो कि इसका समय है 1953 ईस्वी। कब है? 1953 ईस्वी में आता है युगधारा, जो कि नागार्जुन के प्रथम संग्रह का नाम है। आप ध्यान दे जाना है, क्या है? नागार्जुन के प्रथम संग्रह का नाम युगधारा, जिसका समय है 1953 ईस्वी। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न की बात चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुक्तिबोध द्वारा कामायनी पर लिखी आलोचनात्मक पुस्तक का नाम लिखिए। देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, उनकी कामायनी पर लिखी हुई आलोचनात्मक पुस्तक का नाम है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, ये 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में आती है। ठीक है ना। और ये साहित्य भारती से प्रकाशित होती है। क्या है? देखिए कामायनी एक पुनर्विचार 1973 ईस्वी। कब है? 1973 ईस्वी में लिखी हुई है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कामायनी पर लिखी हुई आलोचनात्मक पुस्तक है। और क्या है? कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, ये ध्यान देना है, मुक्तिबोध की रचना है। अब देखिए प्रश्न पूछा गया है अगला, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो वो हैं आपके दूसरे सप्तक के कवि हैं। और देखिए जैसे मैंने बताया शमशेर बहादुर सिंह तो दूसरे सप्तक के कवि हैं, और केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं, और अज्ञेय प्रथम सप्तक के कवि हैं। तो ये आप ध्यान देना है। अब देखिए जो सप्तक है, पहला सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक आता है 1951 में, तीसरा सप्तक आता है 1959 में, और चौथा सप्तक आता है 1979 ईस्वी में। यह इस तरह से आप याद रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न है, अज्ञेय को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखिए अज्ञेय हैं, अज्ञेय को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान देना है। देखिए अज्ञेय को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नावों में कितनी बार। इनको 1978 ईस्वी में क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर। 1978 में अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि धूमिल की लंबी कविता जिसका नाम है पट्टकथा, पट्टकथा किस संग्रह में शामिल है? धूमिल की जो कविता है क्या है? पट्टकथा। ये लंबी कविता है, ये इसका समय है 1972 ईस्वी। ये ध्यान देना है, कब है? पट्टकथा 1972 में लिखी गई है, और ये धूमिल के संसद से सड़क तक, इसमें क्या है? ये संग्रहित है। क्या? वो है पट्टकथा। पट्टकथा धूमिल के संसद से सड़क तक इस संग्रह में संकलित है, ये आप ध्यान देना है। ठीक है। आप देखिए अगला प्रश्न था, अगला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है? कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता लौट आओ धार, क्या है? कविता का नाम है लौट आओ धार, के नाम से किस आलोचक ने एक यादगार संस्मरण लिखा? क्या? यादगार एक संस्मरण लिखा है, जिसका नाम जो कौन है? दूधनाथ सिंह ने शमशेर बहादुर सिंह की कविता लौट आओ धार, इस कविता को आधार बना के दूधनाथ सिंह ने क्या किया है? एक यादगार संस्मरण लिखा है शमशेर बहादुर सिंह के ऊपर। ये आप ध्यान देना है। लौट आ उधार, इस कविता को आधार बना के दूधनाथ सिंह ने क्या किया है? एक संस्मरण लिखा है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है, नागार्जुन को किस संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी मिला है? जो नागार्जुन है, ध्यान दीजिए, नागार्जुन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं, क्योंकि इनका वो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है, उनकी कविता का नाम है, जो कविता संग्रह है वो है आपको, वो है पत्रहीन नग्नगाछ। क्या है? पत्रहीन नग्नगाछ पर 1968 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? नागार्जुन को। 1968 ईस्वी में मिला है पत्रहीन नग्नगाछ पर क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार नागार्जुन को। ठीक है। क्या? फिर देखिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? पत्रहीन नग्नगाछ। कब? 1968 ईस्वी में मिला है। ठीक है। और ये जो रचना है पत्रहीन नग्नगाछ 1966 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है ना। कितने में? 1966 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है, मेरे समय के शब्द, मेरे समय के शब्द, ये रिपीटेड प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। मेरे समय के शब्द 1953 में आती है ये पुस्तक। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे समय के शब्द, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आपके केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की जो एक ये रचना है मेरे समय के शब्द 1953 में आती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर 1993 में आती है, ध्यान देना है। मेरे समय के शब्द 1993 में आती है, ये केदारनाथ सिंह की रचना है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार पर अज्ञेय को
किस कवि अज्ञे है, अज्ञे की रचना है, किस कवि की रचना है, ये आपको ध्यान देना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, ये प्रश्न पूछा गया है, ये किसकी रचना है, ये अज्ञे की रचना है। और अज्ञे को इसी रचना पर 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसको, अज्ञे को आंगन के पार द्वार पर 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और देखिए 1978 ईस्वी में अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, शमशेर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है। देखिए शमशेर हैं, शमशेर को किस साहित्य कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो किस पर मिला है, चुका भी हूँ नहीं में, चुका भी नहीं हूँ में, इस पर 1977 ईस्वी में शमशेर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब, 1977 में। रचना का नाम है चुका भी हूँ नहीं में, चुका भी यह देखिए चुका भी हूँ नहीं में, इस पर 1977 में शमशेर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, जितने भी आपके छायावादोत्तर कवि लगे हुए हैं उन पर जो पुरस्कार हैं मिले हैं उनको विशेष रूप से आप देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए 1 से 2 प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। हर एक प्रश्न पत्र में ये पूछा गया है कि किस कवि को किस कृति पर पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, ये आप ध्यान देख के जाइएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, कुर्सियाँ वही हैं सिर्फ टोपियाँ बदल गई हैं। ये पंक्तियाँ हैं कि कुर्सियाँ वही हैं सिर्फ टोपियाँ बदल गई हैं, किस कवि और कविता की पंक्तियाँ हैं। ये देखिए जो धूमिल की है एक पटकथा है उसकी ये पंक्तियाँ हैं, और पटकथा का समय पता ही है आपको 1972 ईस्वी है। और जो कुर्सियाँ वही हैं सिर्फ टोपियाँ बदल गई हैं, ये इनका जो पटकथा लंबी कविता इससे ली गई हैं, और ये धूमिल की पंक्तियाँ हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है, वो है शासन की बंदूक कविता में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है। देखिए शासन की बंदूक है, एक कौन है, शासन की बंदूक है, एक है आपकी अंधेरे में कविता, एक है आपकी कविता का नाम है वो है एक है शासन की बंदूक हो गई, और एक हो गई ये अंधेरे में ये कविता, और एक कविता का नाम है, ये आपको ध्यान दे लिए, वो कविता का नाम है शासन की बंदूक। इस शासन की बंदूक ये इस कविता में क्या है, किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, वो हुआ है विनोबा। ये आपको ध्यान देना है, किसका, विनोबा का उल्लेख होता है शासन की बंदूक में। एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, मतलब कि सरकार, ये संत कवि बोला जाता है इनको, सरकारी संत कवि, ठीक है ना। और ये किसका उल्लेख हुआ है शासन की बंदूक में, ऐतिहासिक कवि का विनोबा का। और एक कविता है मुक्तिबोध की अंधेरे में, अंधेरे में किसका प्रयोग हुआ है, किस ऐतिहासिक व्यक्ति का हुआ है, वो हुआ है किसका, वो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये आप ध्यान देना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, क्या इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, किस कवि और कविता की पंक्ति हैं। देखिए किस कवि की पंक्ति हैं, ये है मुक्तिबोध की पंक्ति हैं, और कविता का नाम है अंधेरे में, ठीक है। इस अंधेरे में कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, किस क्या पंक्तियाँ हैं, इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, ये किसकी, अंधेरे में इस कविता की हैं, और मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए अब अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि वैदिक ऋषि शुनशेप, ये शेप है, ध्यान देना है क्या है, वैदिक ऋषि शुनशेप और उनके पिता अजिगर्त का उल्लेख किस कविता में है। तो शुनशेप का उल्लेख और जो अजिगर्त हैं उनका उल्लेख हुआ है अंधेरे कविता में, मुक्तिबोध की रचना है। क्या कविता है, मुक्तिबोध की अंधेरे में। इसमें क्या है कि शुनशेष ये वैदिक ऋषि हैं और उनके पिता का नाम है अजिगर्त, इनका उल्लेख होता है अंधेरे इस कविता में, अंधेरे में, ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, केदारनाथ सिंह को 2013 में, देखिए केदारनाथ सिंह को 2013 में कौन सा साहित्य सम्मान से उन्हें प्राप्त हुआ, तो हुआ केदारनाथ सिंह को संपूर्ण उनके कृतित्व पर, क्या संपूर्ण उनके कृतित्व के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया गया केदारनाथ सिंह को, ये आप ध्यान देना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है अकाल में सारस। अकाल में सारस किस कवि की कृति है। अकाल में सारस जो कृति है ये आपकी केदारनाथ सिंह की है, केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पर 1989 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न है नई कविता का आत्मसंघर्ष। अब क्या नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये आलोचनात्मक पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है कि नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध ये किस आलोचनात्मक, किस कवि की, किस लेखक की आलोचनात्मक कृति है, ये आपको बताना है। क्या नाम है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। ये 1963 ईस्वी में लिखी गई है और ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी है, किसके, मुक्तिबोध के द्वारा, जिसका नाम है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, 1963 ईस्वी में मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए
देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, वो है आपका कि केदारनाथ सिंह की कविता पांडुलिपियाँ क्या है? केदारनाथ सिंह की कविता पांडुलिपियाँ उनके किस संग्रह में हैं? ये आपको बताना है। केदारनाथ सिंह की कविता का नाम है पांडुलिपियाँ, उनके किस संग्रह में हैं? देखिए पांडुलिपियाँ की बात करें, जो केदारनाथ सिंह की ये कविता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके तॉलस्टॉय और साइकिल इसमें ये संकलित है, ये आपको ध्यान देना है। संग्रह में जो तॉलस्टॉय और साइकिल, ये केदारनाथ सिंह का एक कविता संग्रह है जिसका समय 2005 में है। और इसमें जो पांडुलिपियाँ इस नाम से जो कविता है आपके तॉलस्टॉय और साइकिल, इसमें ये संकलित है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए केदारनाथ सिंह है, उनके संबंध में कुछ थोड़ा विशेष जानकारी देख लेते हैं। देखिए केदारनाथ सिंह है, उनका जन्म 1934 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? बलिया, उत्तर प्रदेश में होता है। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में बलिया, उत्तर प्रदेश में होता है। और देखिए इनको दो पुरस्कार मिले हैं। एक तो 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिसके इस पर वो है आपका अकाल में सारस, यह रचना है इनका अकाल में सारस। इस पर 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसको? केदारनाथ सिंह को। और 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया उनके संपूर्ण कृतित्व पर, ठीक है, केदारनाथ सिंह को। अब 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1989 ईस्वी में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस पर? अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह को। अब देखिए केदारनाथ सिंह हैं, ये प्रयोगवादी समकालीन हिंदी काव्यधारा के कवि हैं, आपको ध्यान देना है। कौन? जो केदारनाथ सिंह हैं प्रयोगवादी समकालीन हिंदी काव्यधारा के कवि हैं। और जो केदारनाथ सिंह ये तीसरे सप्तक में संकलित हैं। तीसरे सप्तक है, 1959 में आता है तार सप्तक, उसमें क्या है, ये शामिल हैं केदारनाथ सिंह। और देखिए प्रकृति से इनका जुड़ाव बहुत रहा है, प्रकृति से इनका जुड़ाव लगाव रहा है। वो लिखते हैं केदारनाथ सिंह, मैं मन को बराबर खुला रखने की कोशिश करता हूँ ताकि वह आसपास के जीवन की हल्की से हल्की आवाज़ को भी प्रतिध्वनित कर सके। ये कौन? केदारनाथ सिंह कहते हैं। वो कहते हैं मैं मन को बराबर खुला रखने की कोशिश करता हूँ ताकि वह आसपास के जीवन की हल्की से हल्की आवाज़ को भी प्रतिध्वनित कर सके। ये केदारनाथ सिंह के हैं, किसके? प्रकृति से जुड़ाव है, उनका लगाव है, इसमें वो कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए केदारनाथ सिंह के यहाँ देखते हैं। केदारनाथ सिंह कहते हैं कि केदारनाथ सिंह की प्रतिभा व्यक्ति, जो केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ सिंह की प्रतिभा शक्ति इतनी तेज है कि जो चींटियों के रोने तक की आवाज़ को भी सुन सकती है। जो केदारनाथ सिंह हैं उनकी कविताओं में इतनी प्रतिभा शक्ति है कि एक जो चींटी होती है, चींटी के रोने तक की आवाज़ को भी सुनती है, ये आपको ध्यान देना है। और आगे देखिए केदारनाथ सिंह की कविता मनुष्य की दुर्दम जीवन शक्ति और उसके संघर्षशील चेतना की पहचान है। जो केदारनाथ सिंह हैं उनकी कविता मनुष्य की दुर्दम जीवन शक्ति और उसके संघर्षशील चेतना की पहचान है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए जो केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ सिंह को इनका जो शोध कार्य हुआ, पीएचडी की थी इन्होंने, केदारनाथ सिंह ने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, ये मैंने बताया था आपको पहले भी कि आधुनिक, ये इनका आलोचनात्मक शोध निबंध है, ठीक है। तो पीएचडी की है केदारनाथ सिंह ने किस नाम से? आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, इस पे, ठीक है, इनका शोध कर रहा है। अब देखिए 1976 से 1999 में जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है, यानी इसे बोलते हैं JNU यूनिवर्सिटी, जो कि आपके दिल्ली में है, इसमें 1976 से 1999 में केदारनाथ सिंह ने JNU यूनिवर्सिटी में भारतीय भाषा केंद्र में अध्यापन का काम भी किया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो JNU में इन्होंने भारतीय भाषा केंद्र में के रूप में क्या अध्यापन का कार्य किया है? JNU यूनिवर्सिटी में वहाँ ये प्रोफेसर रहे हैं 1976 से 1999, इतनी लंबे समय तक, ठीक है। तो केदारनाथ सिंह की कुछ रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह की देखिए काव्य संग्रह, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है काव्य संग्रह। देखिए अभी 1960 में आता है, ये प्रथम इनका काव्य संग्रह, ध्यान दीजिएगा कि किसका? केदारनाथ सिंह का क्या? अभी इनका प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है। अब देखिए जमीन पक रही है, यहाँ से देखो अकाल में सारस, ये 1988 ईस्वी में लिखा गया है। और इसी पर केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, अकाल में सारस, ठीक है। और 2013 में आपको पता ही है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो केदारनाथ सिंह की अगली जो काव्य संग्रह है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, और अगला है तालुस्ताय और साइकिल, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2005 में आता है, ठीक है। और इनकी जो कविता है केदारनाथ सिंह की पांडुलिपियाँ, तालुस्ताय और साइकिल, इसी में संकलित है, ये ध्यान देना है। और देखिए प्रतिनिधि कविताएं, कुछ इस तरह से इनके काव्य संग्रह के नाम है, क्या क्या है? अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालुस्ताय और साइकिल, वह है प्रतिनिधि कविताएं। अब देखिए गद्य कविताएं लिखी, जो गद्य कृतियां हैं इनकी, केदारनाथ सिंह की गद्य रचनाएं क्या क्या हैं? वो है कल्पना और छायावाद, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है? कल्पना और छायावाद। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरे समय के शब्द, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये
इनका एक निबंध संग्रह है, ये आप ध्यान देना है। मेरे समय के शब्द, ये निबंध है, कैसा आलोचनात्मक निबंध है। और देखिए एक है कब्रिस्तान में पंचायत, ये भी केदारनाथ सिंह का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या ये है कब्रिस्तान में पंचायत केदारनाथ सिंह, मेरे साक्षात्कार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो गद्य कृतियां लिखी हैं केदारनाथ सिंह, क्या क्या, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत, मेरे साक्षात्कार, ये गद्य कृतियां हैं किसकी, केदारनाथ सिंह की। अब देखिए केदारनाथ सिंह ने अपने समय में कुछ गीत काव्य भी लिखे थे। गीत काव्य की बात करें, गीत काव्य में है इनके जैसे फागुन का गीत, धानों का गीत, बसंत का गीत, और पात नए आ गए, पात यानी पत्ते नए आ गए, और देखिए विदा यानी विदाई का गीत। इस तरह से गीत काव्य भी लिखे हैं, जैसे फागुन का गीत, धानों का गीत, बसंत गीत, पात नए आ गए, विदा गीत। इस तरह से केदारनाथ सिंह ने गीत काव्य भी लिखा है। आगे देखिए, अब देखते हैं हम आते हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वो प्रश्न पूछा गया है कि नागार्जुन की जीवनी, नागार्जुन की जीवनी, ढक्कन से नागार्जुन, क्या है, ढक्कन से नागार्जुन, नागार्जुन की ये जीवनी है, क्या है, ढक्कन से नागार्जुन के लेखक का नाम लिखिए। देखिए मैं बता दूं आपको, नागार्जुन है, नागार्जुन को ढक्कन के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम, मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, और इनको यात्री नाम से ये मैथिली भाषा में लिखते थे। कौन, नागार्जुन, ये आपको ध्यान देना है। क्या मैथिली भाषा में ये नागार्जुन लिखते थे, और पत्रहीन नग्न गाछों पर इनको क्या मिला है, पुरस्कार भी मिला है, ये ध्यान देना है। तो नागार्जुन की जीवनी है ढक्कन से नागार्जुन, ठीक है। ये उनके पुत्र ने लिखी है, शोभाकांत ने, क्या, शोभाकांत ने ढक्कन से नागार्जुन इस नाम से जीवनी लिखी है, ठीक है, किसके, नागार्जुन के ऊपर। और ये ढक्कन से नागार्जुन ये जीवनी लिखी गई थी 2021 में, किसने, शोभाकांत ने लिखी है, ठीक है। अब देखिए नागार्जुन का जन्म होता है 1911 ईस्वी में, निधन होता है उनका 1998 ईस्वी में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अब थोड़ा नागार्जुन है उनके कृतित्व के बारे में देख लेते हैं। उनका कृतित्व क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या रचना की है नागार्जुन ने। देखिए नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन का जन्म तो 1911 में होता है, निधन 1998 में होता है, ठीक है। अब देखिए नागार्जुन के बारे में बात करें, 1969 ईस्वी में पत्रहीन नग्नगाछ, पत्रहीन नग्नगाछ 1969 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नागार्जुन को किस पर, पत्रहीन नग्नगाछ, क्या है, 1969 में आती है, ये कविता संग्रह है इनका, और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पत्रहीन नग्नगाछ। अब देखिए नागार्जुन की प्रथम कविता का नाम है मिथिला, क्या है, मिथिला, 1929 में लिखी गई है, और ये किस, मैथिली भाषा में लिखी गई है, और यात्री नाम से लिखी है उन्होंने, यात्री नाम से नागार्जुन की प्रथम कविता कौन सी है, वो है मिथिला, जिसका समय है 1929, और कब लिखी, ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए खड़ी बोली में रचित प्रथम रचना कौन सी है नागार्जुन की, वो है आपकी नागार्जुन की राग के प्रति, 1933 ईस्वी में है, और इसको 1935 में ये एक विश्व बंधु पत्र है, क्या है, विश्व बंधु पत्र है, इसमें क्या है, पत्रिका में छपी है, राग के प्रति 1935 में विश्व बंधु पत्रिका में ये छपती है, जो कि खड़ी बोली में रचित है, नागार्जुन की प्रथम रचना, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, इनके नागार्जुन की कुछ जो रचना है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए नागार्जुन की जो रचना है उनके बारे में बात करें तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से, जो कि पूछा जाता है। देखिए चर्चित कविताएं, जो नागार्जुन की चर्चित कविताएं हैं, देखिए कालिदास के प्रति, पहली है कालिदास के प्रति, दूसरा है अकाल और उसके बाद, और देखिए प्रेत का बयान, फिर है आपका हरिजन गाथा, मैं, अगला है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, क्या, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, आगे देखिए, और अगला है सिंदूर तिलकांत भाल, अगला है रेणुका, फिर आगे अहिल्या, ठीक है। और ये कविताएं हैं, इनकी चर्चित कविताएं हैं, और अहिल्या, शकुंतला, भूमिजा, जो कि शोभाकांत पुत्र हैं, उनको आधार बना के लिखी है उन्होंने, ठीक है। क्या क्या है, कालिदास के प्रति, अकाल और उसके बाद, प्रेत का बयान, हरिजन गाथा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, सिंदूर तिलकांत भाल, रेणुका, अहल्या, शकुंतला, भूमिजा इत्यादि, ये सभी क्या हैं, चर्चित कविताएं हैं नागार्जुन की, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए खड़ी बोली में काव्य रचनाएं कौन सी हैं नागार्जुन की, ये आप देखिए नागार्जुन ने लिखी हैं खड़ी बोली में कौन सी हैं, तो क्या क्या है, देखिए युगधार, क्या है, युगधारा, 1953 ईस्वी में आती है, जो कि इनका प्रथम खड़ी बोली में लिखी हुई रचनाएं हैं, प्रथम कौन सी है, युगधारा, 1953 में। आगे देखिए सतरंगे पंखों वाली, 1959 ईस्वी में, और प्यासी पथराई आंखें, 1962 ईस्वी में, भस्मांकुर 1971 ईस्वी में, और तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी में, और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, क्या है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी में, हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी में, पुरानी जूतियों का कोरस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1983 ईस्वी में, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भा,
तो अगली जो उनकी रचनाएं नागार्जुन की वो है रत्न गर्भा 1984 में, अपने खेत में 1997, नागार्जुन रचनावली दो जो कि ये 7 खंडों में है, नागार्जुन रचनावली जो कि 2005 में आई। ठीक है। और देखिए मैथिली भाषा में लिखी हुई इनकी रचनाएं हैं कि चित्र क्या है, चित्रा 1962 ईस्वी, विशाखा 1964 ईस्वी, पत्रहीन नग्नगाछ जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, जो कि 1966 में लिखी गई है। और इसी पे 1969 ईस्वी में इनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी मिलता है। ये आपको ध्यान देना है नागार्जुन को। ठीक है। आगे देखिए इनके कुछ उपन्यास हैं नागार्जुन के, ये देखिए नागार्जुन ने उपन्यास लिखे हैं रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, और देखिए नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, और दुख मोचन 1957, और कुंभी पाक 1960, और जमनिया का बाबा यानी और एक दूसरा नाम मिलता है इसका इमरतिया। ठीक है, जमनिया का बाबा या फिर इमरतिया जो कि 1968 में आती है, पारो 1964 ईस्वी में, और अगला है गरीब दास 1979 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए नागार्जुन ने किस किस पत्रिकाओं को उन्होंने उनका संपादन किया, तो वो कौन कौन है, एक है दीपक पत्रिका, एक है उदयन। इन दोनों को नागार्जुन ने उनका संपादन किया, दीपक और उदयन। ठीक है। आगे देखिए नागार्जुन की जो के उद्बोधन की प्रसिद्ध कविताएं कौन सी हैं। पहली है बादल को घिरते देखा है, और पाषाणी, और सिंदूर तिलकांत भाल, रविंद्र के प्रति तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये सब हैं जो कि उद्बोधन की प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी। आगे देखिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे मित्रों। वो प्रश्न पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतदान केंद्र पर झपकी नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। देखिए मतदान केंद्र पर झपकी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है वो है आपके केदारनाथ सिंह। ये केदारनाथ सिंह है, और केदारनाथ सिंह पता है आपको जेएनयू के प्रोफेसर हैं। ठीक है, केदारनाथ सिंह जेएनयू के प्रोफेसर हैं। और मतदान केंद्र पर झपकी ये जो पुस्तक है ये केदारनाथ सिंह की है। और ये देखिए ये इनका कविता संग्रह है, वो भी अंतिम कविता संग्रह है, और ये प्रगतिवादी कविता की प्रचुरता पर लिखी है। ठीक है, इसमें प्रगतिवादी कविताओं की प्रचुरता है, इसमें मतदान केंद्र पर झपकी इस कविता में, और ये 2008 में प्रकाशित हुई है, मतदान केंद्र पर झपकी। ठीक है। अब देखिए केदारनाथ सिंह को मैंने बताया आपको 1989 ईस्वी में इनको अकाल में सारस 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है। और 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है केदारनाथ सिंह को। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपको अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में, वो है मैं अधूरी दीर्घ कविता नाम से मुक्तिबोध की जीवनी लिखने वाले लेखक का नाम लिखिए। तो क्या है, मैं अधूरी दीर्घ कविता, इस नाम से मुक्तिबोध की जीवनी लिखने वाले के लेखक का नाम लिखिए। किसने लिखा है, मैं अधूरी दीर्घ कविता, इस नाम से जीवनी लिखी है मुक्तिबोध पर जयप्रकाश ने। किसने, जयप्रकाश ने जीवनी लिखी है मुक्तिबोध पर मैं अधूरी दीर्घ कविता इस नाम से। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि आगे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने बताया है आपको जितने भी आपके कवि लगे हुए छायावाद उत्तर में, उन सभी के जो भी पुरस्कार मिले हैं उनको जरूर देखते जाइएगा, और उनकी जो काव्य संग्रह है उनको विशेष रूप से देखते जाइए। देखिए आगे को कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ठीक है, आगे को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार पर मिला है, और 1978 ईस्वी में इनको कितनी नावों में कितनी बार, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसको, आगे को। ठीक है। आगे देखिए अब अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शमशेर बहादुर सिंह से। शमशेर बहादुर सिंह की कविता की पंक्ति है लौट आ ओ धार। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी पूछा गया है कि शमशेर की कविता की जो पंक्ति है लौट आ ओ धार को आधार बनाकर किस लेखक ने संस्मरण लिखा है। ठीक है, लौट आ उधार इस नाम से किस लेखक ने संस्मरण लिखा है, तो वो है दूधनाथ सिंह ने लौट आ उधार को आधार बना करके 1995 ईस्वी में एक संस्मरण लिखा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह को यादगार के लिए उनकी। ठीक है। और देखिए 2012 में ही दूधनाथ सिंह ने शमशेर पर ही एक निबंध और वो संस्मरण लिखा था, जिसका नाम है एक शमशेर भी है। दूधनाथ सिंह ने 2012 में लिखा, ये आपको ध्यान देना है। शमशेर ये भी एक संस्मरण है। ठीक है। और देखिए 1977 में कौन है, देखिए 1977 में शमशेर बहादुर सिंह पर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। शमशेर बहादुर सिंह को कब, 1977 में। किस रचना पर मिला है, चुका भी नहीं हूँ मैं, इस पर चुका भी नहीं हूँ मैं, ये इनका काव्य संग्रह है। इस पर शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, वो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्या है, ये देखिए, अज्ञे के कविता संग्रह को किस नाम से संपादित किया गया।
देखिए ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, आगे के कविता संग्रह को किस नाम से संपादित किया गया, ये पूछा गया है आपसे प्रश्न। तो आगे की जो संपूर्ण कविताओं का संकलन है सदा नीरा नाम से किया गया था, और सदा नीरा नाम से ये 2 भागों में है, ये आपको ध्यान देना है। जो सदा नीरा जो कि एक ये किया गया है, जो आगे की सभी संपूर्ण कविताओं का संग्रह है किस नाम से, सदा नीरा नाम से, जो कि ये 2 खंडों में 2 भागों में, ठीक है। आगे देखिए इसमें एक और बिंदु है कि संपूर्ण कविता संग्रह को अज्ञेय रचनावली नाम से संपादित किया गया, जो कि संपादन किसने किया था, एक कृष्णदत्त पालीवाल ने अज्ञेय के जो संपूर्ण कविता संग्रहों का अज्ञेय रचनावली के नाम से कृष्णदत्त पालीवाल ने क्या किया, उनका संपादन किया, और इसमें जो 18 खंडों में किया था इन्होंने, ठीक है। कृष्णदत्त पालीवाल ने अज्ञेय के सभी कविता संग्रहों का अज्ञेय रचनावली के नाम से 18 खंडों में किया, ठीक है, संपादन। आगे देखिए इसमें देखिए कुछ आगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। आगे हैं, आगे की बात करें इनकी, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे सैनिक है, विशाल भारत, प्रतीक और दिनमान। तो जो कि प्रतीक पत्रिका है 1947 में इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, दिनमान 1965 में है, और सैनिक है, विशाल भारत है, ये आप ध्यान देना है। आगे की पत्रिकाएं हैं जो कि संपादन किया है इन्होंने। अब देखिए आगे हैं, ये तार सप्तक से जुड़े हुए हैं, ये तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया, इन्हें जनक माना जाता है सप्तक का। देखिए तार सप्तक है जो कि 4 तार सप्तक निकले थे। पहला सप्तक आया था 1943 में, दूसरा आया था 1951 में, तीसरा आया था 1959 में, और चौथा आया था 1979 में। देखिए आगे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक हैं आगे हैं, और इन्होंने सभी जो सप्तक हैं उनका संपादन किया, इनके से संपादक हैं। और देखिए आगे हैं, आगे का जो प्रथम कविता संग्रह है जो है कि भग्नदूत 1933 ईस्वी में, क्या है, भग्नदूत 1933 में, और प्रथम कविता है वो जिसका नाम है विश्वप्रिया। इनकी प्रथम कविता तो विश्वप्रिया है, और इनका प्रथम कविता संग्रह है जिसका नाम है भग्नदूत, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए आगे हैं, आगे को इनका नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। और ये आगे है, आगे का मतलब है जिसे जाना ना जा सके। तो आगे जो नाम किसने दिया था, ये इनकी कविताओं की रचनाओं की प्रचुरता को आधार बना के ये प्रेमचंद और जैनेन्द्र ने अज्ञेय नाम दिया था किसको, वात्स्यायन को, जिसका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो अज्ञेय नाम किसने दिया, प्रेमचंद और जैनेन्द्र ने। देखिए अब आगे की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं, आगे की क्या क्या रचनाएं हैं। देखिए उनकी प्रमुख कविता संग्रह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या है, वो है चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम है 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, और बावरा अहेरी 1954, और इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957 ईस्वी, आंगन के पार द्वार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1961 ईस्वी, कितनी नावों में कितनी बार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1967 ईस्वी, और देखिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 ईस्वी। देखिए आप इसमें याद रखिए, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पारद्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये आगे के महत्वपूर्ण कविता संग्रह हैं। आगे देखिए आगे के 3 उपन्यास लिखे हैं आगे ने कि शेखर एक जीवनी 1941 और 1944 में आता है 2 भागों में, और नदी के द्वीप 1951 में आता है, अपने अजनबी 1961 ईस्वी में आता है, ये आगे के उपन्यास हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे की कुछ आलोचनात्मक रचना है, वो है त्रिशंकु। क्या है, त्रिशंकु, ध्यान दीजिएगा, त्रिशंकु है, क्या है, ये त्रिशंकु है, 1945 में आती है। आत्मनेपद 1966 में 1960 में आती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आत्मनेपद, ठीक है। आत्मनेपद 1960 में, अद्यतन 1971, और भवंती 1971, ठीक है। और आगे ने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यात्रा वृतांत, आगे के क्या क्या है, यात्रा वृतांत है आगे के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है इनका यायावर रहेगा याद, जो कि 1943 ईस्वी में आता है, और एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में आता है, ये आगे के यात्रा वृतांत हैं। अरे यायावर रहेगा याद 1943 ईस्वी, एक बूंद सहसा उछली ये 1960 ईस्वी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कि शमशेर को किस सप्तक में शामिल किया गया है। जो कि शमशेर है, शमशेर बहादुर को दूसरे सप्तक में शामिल किया गया है, ठीक है। और आपको सप्तक का क्रम पता ही है, 1943 में पहला, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और चौथा 1979 में, ठीक है। अब देखिए प्रथम सप्तक के कवि को मैंने बताया था ट्रिक के नाम से, आराम पीजी नेभा मतलब कि अज्ञेय रामलाल शर्मा, मुक्तिबोध, और आपके प्रभाकर माचवे, और गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, इस तरह से ये प्रथम सप्तक में आने वाले कवि हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरे सप्तक में आने वाले कवियों के नाम, इसमें जो कि 1951 में आता है, मैंने इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक बनाई थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है कि दूसरे सप्तक में आने वाले जो कवि हैं उनकी जो ट्रिक है वो है क्या है, भश, हरि, शेर, नरेश, वीर 2। देखिए यहाँ वीर शब्द से यहाँ 2 वीर आए हैं, और देखिए ये ट्रिक का नाम है भश, हरि, शेर, नरेश, वीर 2। इस ट्रिक को याद रखिए,
तो क्या क्या होंगे कि भ से होगा भवानी प्रसाद मिश्र, श से होगा शकुंतला माथुर, हरि से होगा हरि नारायण व्यास, शेर से होगा शमशेर बहादुर सिंह और नरेश से होगा नरेश मेहता और वीर से होंगे दो वीर। कौन से? एक तो रघुवीर शाह है, एक है धर्मवीर भारती। इस तरह से दूसरे शतक में आने वाले कवि हैं। और देखिए शमशेर हैं, शमशेर के जो कहानी संग्रह का नाम है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का जो कहानी संग्रह है ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह है, उनके कुछ कविता संग्रह देख लेते हैं क्या क्या है। कुछ कविताएं जो कि 1956 में आता है, और कुछ कविताएं जो पहला था कुछ कविताएं, दूसरा है कुछ और कविताएं, और आगे है चुकाभी नहीं हूँ मैं, ये 1975 में आया है। और इनको इसी कृति पर शमशेर बहादुर को 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। और आगे है इतने पास अपने, और आगे देखिए अगला है उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, अगला है बात बोलेगी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शमशेर बहादुर सिंह बोलते हैं, उनकी कविता संग्रह का नाम है बात बोलेगी 1981 ईस्वी। देखिए काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दोआब नाम से शमशेर ने एक निबंध लिखा है, ये आपको ध्यान देना, दोआब, ठीक है। तो अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पूछा गया था केदारनाथ सिंह की किस कविता में गिरे, क्या है प्रश्न पूछा गया है, केदारनाथ सिंह की किस कविता में गिरे हुए चुंबन, क्या है देखिए चुंबन शब्द है, गिरे हुए केदारनाथ सिंह की किस कविता में गिरे हुए चुंबन का नाम जिक्र हुआ है, किसमें हुआ है? केदारनाथ सिंह की कविता का नाम है बर्लिन की टूटी दीवार। बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर मैंने जैसा कि ये बताया 1961 में, जो कि इसकी जो शुरुआत होती है दीवार की, बर्लिन की टूटी दीवार की, ठीक है, 1961 में। और 1989 से 1990 के दशक में इस बर्लिन की टूटी दीवार को तोड़ दिया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और इसी कविता में बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर एक पाकिस्तानी शायर हैं, कौन है? अहमद फराज, इनका इसमें जिक्र हुआ है। और देखिए एक है चुम्बन यानी गिरे हुए चुम्बन का उल्लेख भी बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर इस कविता में हुआ है केदारनाथ सिंह की में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था असाध्य वीणा में वीणा की रचना किसने की? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपका कई बार प्रश्न रिपीटेड है। क्या है? असाध्य वीणा में वीणा की रचना किसने की? ये देखिए वीणा की रचना तो की थी किसने? वज्र कीर्ति ने, ठीक है ना, वज्र कीर्ति ने वीणा की रचना की है। और असाध्य वीणा किसकी कृति है? ये कविता है किसकी? अज्ञेय की। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म 1961 ईस्वी में होता है, वो सॉरी 1911 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञेय की कविता है। और ये आंगन के पार द्वार, इसमें क्या है संकलित है 1900 आंगन के पार द्वार पर 1964 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। और 1978 में इनको अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है। किस पर? कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। तो अज्ञेय की जो रचना है असाध्य वीणा, इसमें जो वीणा की जो रचना किसने की थी? वो की थी वज्र कीर्ति ने, ठीक है। तो मित्रों आज के जो प्रश्न हुए थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने सभी प्रश्नों को देख लिया है। तो अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में। तो मित्रों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी प्रश्न आपको डाउट लग रहा है पहले उस डाउट को आप कमेंट में बताइए, फिर उसकी जो प्रश्न है उसका समाधान किया जाएगा। और मित्रों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिल्कुल आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए।